हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लेक्चर 2 में बात किया था, जैसे कि कुछ फिगर आप लोग को बताए थे और अनावेशित उदासीन वस्तुओं के बारे में बताए थे कि अनावेशित उदासीन वस्तु हमेशा आकर्षित करती है। उसके सामने या धन आवेश वाली वस्तु आ जाए या ऋण आवेश वाली वस्तु आ जाए, वो हमेशा आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित कभी नहीं करेगी। फिर आवेश का एसआई मात्रक बताए थे आप लोग को, आवेश के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, उसके प्रकार के बारे में बताए थे। धन आवेश होती है और ऋण आवेश दो प्रकार की होती है। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है, और आवेश का हम अपने आपको एसआई मात्रक बताए थे, जिसका एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, और उसका सीजीएस मात्रक जो होता है स्टैट कूलम, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। फिर आपको बताए थे कि स्टैट कूलम को ईएसयू भी बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, यानी कि विधुर स्थितिकी इकाई। या फिर एक मात्रक और आपको हम बताए थे कि 1 कूलम बराबर 1/10 EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का हिंदी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वैद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है, ये सब बात कर चुके थे और आपको बताए थे कि आवेश का आयाम क्या होता है, यानी डायमेंशन क्या होता है, तो 80 होता है। ठीक है, ये सब बात कर चुके थे। तो आज हम लोग लेक्चर 3 फिजिक्स का ले रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, तो लेक्चर 3 में बात करेंगे कि आवेशों की योज्यता, फिर आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या। जैसे ऊर्जा का एक संरक्षण सिद्धांत होता है ना, उसे आवेश का भी एक संरक्षण सिद्धांत है। फिर बात करेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण, तीसरा टॉपिक। और चौथा टॉपिक जो होगा हमारा कूलम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि कूलम का नियम का एक डिफिनेशन लिखने आता है कि व्हाट इज कूलम नियम। कूलम का नियम से आप क्या समझते हैं या क्या है, तो उसका आप डिफिनेशन लिखिएगा, 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा। तो उसका नियम लिखिएगा, उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, डेट्स इट, और उसमें आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा। तो कूलम का नियम हमारा लास्ट टॉपिक होगा। पहला हमारा टॉपिक है क्या, तो पहला टॉपिक जो है आवेशों का योज्यता। योज्यता मतलब समझ रहे हैं, एडिशन, योग्य। और दूसरा टॉपिक जो है वैद्युत आवेश का संरक्षण। और तीसरा टॉपिक जो है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण और तीसरा क्वांटमीकरण। और चौथा टॉपिक जो हमारा कूलम का नियम। ठीक है, इतना टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, फिर देखते हैं उसके आगे क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले इतना टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 3। आई होप कि आप लोग ने लेक्चर 2 को देखा होगा, एंजॉय किया होगा, तब यहाँ लेक्चर 3 में आए होंगे। ठीक है, अगर लेक्चर 2 नहीं देखे तो लेक्चर 3 में नहीं आइएगा। ठीक है, पहले लेक्चर 2 जाकर देखिए, तब लेक्चर 3 में आइएगा। लेक्चर 3 हम लोग बात करने वाले हैं आवेशों का योज्यता। आवेशों की योज्यता, योज्यता मतलब समझ रहे हैं ना, एडिशन। ठीक है ना, जोड़ने का हम बात कर रहे हैं, जोड़ने का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए हमने आपको बताया था कि आवेश जो होती है क्या, 2 प्रकार की होती है। आवेश कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन का मतलब हुआ पॉजिटिव और ऋण आवेश का मतलब क्या हुआ, निगेटिव। यानी कि आवेश का जो परिमाण है वो क्या, 2 रूप में आ रही है, एक पॉजिटिव में आ रही है, एक निगेटिव में आ रही है। उसी को हम कंपेरिजन किए थे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान में क्या होता है कि उसका परिमाण, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा पॉजिटिव, 2 kg 4 kg 5 kg हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन आवेश जो है हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, यानी धन और ऋण दोनों हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रकार 2 होता है, धन आवेश ऋण आवेश। तो +2 कूलम भी हो सकता है, -4 कूलम भी हो सकता है, 6 कूलम भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि आवेश जो है हमारा वो धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आवेशों को योग कैसे करेंगे, तो आवेश को योग करते समय आवेशों को योग करते समय उसका उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल करें। यानी कि
आवेशों को योग करते समय उसका उपयुक्त यानी कि जो उसका जो चिन्ह होगा, उपयुक्त मतलब जो भी हो, धन हो या ऋण हो, जो भी चिन्ह हो, धन हो या ऋण हो, उसका उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो उसको इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव है तो इग्नोर, क्योंकि पॉजिटिव अगर +2 के है तो उसको तो इग्नोर कर ही देते हैं, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि 2 ही है, लेकिन -2 की जगह हम कभी भी नहीं डायरेक्ट 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उपयुक्त चिन्ह का, आवेशों का योग करते समय हम उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आवेश जो है धन है भी और ऋण भी है, तो उसका हम चिन्ह को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, +2 कूलम, -2 कूलम और 4 कूलम और -6 कूलम +10 कूलम -2 कूलम, सॉरी माइनस लगा दिए, कॉमा लगाना था ना, मिटा कर दोबारा लिखते हैं। देखिए -2 कूलम, 4 कूलम और 6 कूलम -10 कूलम और -2 कूलम और -1 कूलम और कूलम सी मतलब कूलम ये हो रहा है 6 कूलम। अब देखिए इसको हमको क्या करना, ऐड करना है। ये एक एग्जाम्पल लिए है जो कुछ आवेश का परिमाण है, ठीक है ना, आवेश का मैग्नीट्यूड है। तो इसको क्या करते हैं, हमको योग करना है। तो आवेश को योग करते समय आप क्या चीज़ करें, उसका उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल करें। निगेटिव उसके आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हुए इसका क्या करें, योग करें। तो इसका योग करते समय 2 कूलम लिखेंगे, +4 कूलम है, +6 कूलम है और ये -10 कूलम है, तो -10 कूलम लिखेंगे। और ये क्या है, -2 कूलम, -1 कूलम और +6 कूलम, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएं, -1 कूलम, -2 कूलम, -10 कूलम, 6 कूलम +4 कूलम और ये +2 कूलम। अब इसको कीजिए, 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 12 और 6 कितना हुआ, 18 कूलम, ये तो पॉजिटिव वाला आया। और 10 2 12 1 13 -13 कूलम। और आगे चलिए तो क्या आएगा, 13 5 18 होता है ना, तो 5 कूलम। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो आप लोग समझे होंगे कि आवेशों को योग करते समय क्या करें, उसका उपयुक्त चिन्ह का इस्तेमाल करें, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है, इसको आप नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा, तो हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है आवेशों का, वैद्युत आवेशों का संरक्षण, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा अगला टॉपिक जो है वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अब देखिए संरक्षण मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश मतलब तो समझ रहे हैं, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। अब सुनिए, जैसे कि ऊर्जा आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, 11th में भी है। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ और गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्थित ऊर्जा के मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनिए क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, तो बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। कभी भी ऊर्जा को अंत नहीं किया जा सकता है, उसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ठीक है। तो ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे ही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत करते हैं। ऊर्जा को बस ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक से रूप में, जैसे कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में चेंज कर दो या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ऐसा टॉपिक पढ़े ना। तो उसी से रिलेटेड ये भी है, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर हम जब दो वस्तु को रगड़ते, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल क्लास में बताए थे कि एक बैलून था, एक प्लास्टिक, दोनों को रब कर रहे थे, यानी रगड़ रहे थे, तो जो थी प्लास्टिक अनावेशित था, वो अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी नहीं जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना क्या करेगा, दूसरे में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपको पिछली कक्षा में पिछली जो लेक्चर में है उसमें हम आप लोग को बताए थे। ठीक है, नहीं तो हम इतना सा कह रहे हैं कि ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। आवेश को बस स्थानांतरण किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। जब हम किसी वस्तु को रगड़ते एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो एक वस्तु है जो अपना आवेश दूसरे में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि जैसे समझिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, पहला बात। दूसरा बात कि आवेश को केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, आप सुनिए कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, जब हम किसी दो वस्तु को परस्पर एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो एक वस्तु जो है, ठीक है ना, जैसे देखिए ये मार्कर है और ये डस्टर है, तो ये वस्तु जो है इसमें रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये डस्टर जो है अपना इलेक्ट्रॉन किस में दे देगा, मार्कर में। ये एक मार्कर है, एक डस्टर है। जब इस मार्कर को इस डस्टर में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होगा, ये डस्टर जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब सुनिए, जितना इलेक्ट्रॉन ये जितना इलेक्ट्रॉन अपने में लेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये खोएगा। यानी जो जितना वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते, यानी मार्कर जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें खोएगा। ठीक है, इसको अगर रगड़ते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन मार्कर को दे देगा, तो मार्कर कहेगा कि भैया हम उतना इलेक्ट्रॉन लेंगे जितना इलेक्ट्रॉन आप खोते हैं, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना जितना इलेक्ट्रॉन ही खोया होगा। ठीक है ना, बात सिंपल सा है कि इसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा जितना ये इलेक्ट्रॉन खोएगा। ठीक है ना, तो डिफिनेशन इसका ही होगा। यानी कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्युत आवेश संरक्षण क्या है। ठीक है ना, तो आप लिखिएगा कि आवेश ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, आवेश को केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है ना, जब हम किसी दो वस्तु को परस्पर रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है। ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चली जाती है तो उसे ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी उतना ही आवेश, यानी कि दूसरी वस्तु खोएगा। यानी एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करता है उतना ही दूसरी वस्तु आवेश खोता है। इतना सा बात था। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए इसका लिख देते हैं डेफिनेशन। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट को लगा देते हैं, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब सुनिए, लिखते हैं ये ऐसे PYQ पिछले ईयर में ना, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। तो आवेशों को ना तो उत्पन्न की जा सकती है, आवेश को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट, इसको केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण की जा सकती है। जब हम किसी दो वस्तु को परस्पर रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण
स्थानांतरण होता है। एक वस्तु उतना ही आवेश प्राप्त करेगी जितना कि दूसरा वस्तु आवेश खोएगा। ठीक है, सिंपल सा है कि आप इसका पूरा नहीं लिखिएगा, आपको जो जो पॉइंट मतलब 3-4 लाइन डाल दिए, ठीक है। आपको 2 लाइन भी 3 लाइन भी याद रहता है वो लिखिएगा, पूरा जरूरी नहीं कितना भरे, ठीक है ना, क्योंकि 20 से 25 वर्ड में आएगा ही। तो देखिए लिखा हुआ है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट की जा सकती है। आवेश को केवल स्थानांतरण किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। जब हम 2 वस्तु को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चली जाती है और एक वस्तु उतना ही आवेश प्राप्त करेगी जितना कि एक वस्तु आवेश खोएगी। ठीक है, तो एक वस्तु आवेश उतना ही प्राप्त करेगी जितना कि दूसरी वस्तु आवेश खोएगा, या फिर आवेश की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आवेश, जब हम आवेशों को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। जब हम किसी 2 वस्तु को परस्पर रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु उतना ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी जितना कि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन खोएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग लिखिए। और तीसरा टॉपिक पर चलते हैं, आवेशों को क्वांटमीकरण। देखिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए तीसरा टॉपिक जो है हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है ना, तो देखिए आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण में एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक है, Q बराबर NE, ठीक है ना। Q का मतलब हुआ आवेश यानी कि चार्ज। Q का मतलब क्या हुआ, आवेश यानी कि चार्ज। N का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और E हमारा जो हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। E जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग इसको नोट कीजिए, इस फॉर्मूला को हम बताते हैं। ठीक है ना, तो Q बराबर NE होता है। ठीक है ना, तो Q हुआ आवेश आपका, N जो हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आप लोग को बताए थे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और समझिए N जो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे कि समझ रहे हैं ना। देखिए ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर है, तो ये हमारा 2 मार्कर है। तो किसी को हम देंगे तो या तो 1 मार्कर देंगे, या तो 2 मार्कर देंगे, या मेरे पास 3 रहेगा तो 3 मार्कर देंगे।
और 4 मार्कर रहेगा तो 4 मार्कर देंगे। लेकिन अब होगा क्या कि अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो इसको हम तोड़कर आधा देते हैं, तो क्या यूज, वो तो हमसे मांग रहा है कि इसलिए मार्कर, क्योंकि उसके पास नहीं, वो यूज करेगा, तो आधा मार्कर देंगे तो वो कैसे यूज करेगा, क्योंकि ये मार्कर फिर ख़राब हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति को हम अगर मार्कर देते हैं तो पूरा देंगे, एक टोटल पूरा, ठीक है। तो एक टोटल पूरा देंगे ताकि वो यूज कर सकता है, बच्चे लोग को पढ़ा सकता है या अपना कुछ यूज कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा उसको 1 मार्कर देंगे या तो 2 मार्कर देंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर, हमेशा नेचुरल नंबर में देंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब समझते हैं ना, प्राकृतिक संख्या में देंगे, यानी 1 2 3 4 में देंगे, ठीक है ना। उसको हमेशा 1 2 3 4 में देंगे। कभी ये पॉइंट में नहीं आएगा कि 1.2 हम उसको 1 मार्कर दिए, कहेंगे भैया आप लीजिए, एक ये मार्कर दिए और एक ये आधा मार्कर दिए, तो क्या भाई ये सही है? नहीं, देना है तो आपको दोनों दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए मार्कर, सही बात है क्या। तो देना है तो हम 2 मार्कर देंगे या 1 मार्कर देंगे, कभी 1.5 2.5 2 3.5 ऐसे करके तो नहीं देंगे ना, 2.5 3.5 5.5। तो ये तो हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो ऐसे है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में होती है, कभी भी वो पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। हमेशा ये क्या आएगा, n जो है हमेशा क्या आएगा, प्रकृत संख्या में आएगा, प्रकृत संख्या। इसको नोट कर लीजिए, ये हमेशा क्या आएगा, प्रकृत संख्या में आएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए। फिर 1 2 क्वेश्चन इस पर कराते हैं। जैसे देखिए अगर हमारा Q का मान है, क्वेश्चन है कि Q का मान है हमारा कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, 19 कूलम, और ये E का मान तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमको N का मान बताइए। हमारा एक क्वेश्चन है कि Q का मान दे दिया है, यानी आवेश दे दिया है, चार्ज दे दिया है, और हमको N का मान पूछा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा। E का मान तो हमेशा यही रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमको आप लोग इसका आंसर निकाल कर बताइए, ठीक है। निकालिए आप लोग कॉपी पर, वीडियो रोक कर हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए Q बराबर फॉर्मूला है हमारा NE, ठीक है। अब N बराबर क्या हो जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E। अब Q का मान कितना है, तो Q का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमको क्वेश्चन वाला ने दिया है। और E का मान जो है हमको यहाँ से ले लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये कट गया और ये 16 दूना कितना होता है, 32, ठीक है। तो ये हमारा 2 आया, तो ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 2। तो ये हमारा आंसर सही है, आंसर सही है, क्योंकि प्रकृत 2 एक क्या है, 2 एक प्रकृत संख्या, तो हमारा ये आंसर चलेगा। और हमको अगर पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल को भी नोट कीजिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन जो था एग्जाम्पल ही है, और ये जो है हमारा फॉर्मूला था, यही इसी को कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण, और ये था इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए होता क्या है कि Q बराबर NE जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि Q बराबर, ये क्वेश्चन हो गया, Q बराबर हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो हमको N का मान बताइए। चलिए इसको बनाइए आप लोग वीडियो रोककर, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि Q बराबर NE होता है, हमारा ये फॉर्मूला है, Q बराबर NE, N बराबर हो जाएगा Q बटा E। अब Q का मान हमको कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और E का मान हमको तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों कट जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये भी आंसर ठीक है। हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया, 1 आया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जहां हम Q बराबर रखते हैं कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ठीक है।
हमारा जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम है। ये किसका है? तो आवेश का मान है, हमको n का मान पूछा है, तो हमको n बराबर क्या होता है? डायरेक्ट q बटा e। q का मान कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और e का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 कट जाएगा, कूलम से कूलम भी कट जाएगा। अब 10⁻⁻20 है, और हम जानते हैं कि 10⁻19 अगर ऊपर आएगा तो क्या आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है ना, इंटू 10⁻19। अब देखिए 10⁻⁻20 प्लस 19 क्या आएगा? 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 मतलब कि 1/10, 1/10 मतलब 0.1। और हम क्या बोले थे कि n का मान हमेशा बिलोंग करेगा किसको? प्रकृति संख्या को। 0.1 एक प्रकृति संख्या है? नहीं, एक प्रकृति संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये 0.1 आने कि हमारा ये आवेश जो है एग्जिस्ट नहीं, मतलब ये आवेश नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ही क्या दिया? गलत दिया, क्योंकि हमारा 0.1 जो है आंसर नहीं होगा, हमेशा एक प्रकृति संख्या होगा, तो 0.1 नहीं होगा, इसलिए हमारा क्वेश्चन ही सही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कीजिएगा, ये सब एग्जाम्पल था। अब देखिए एक लेते हैं, Q बराबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और देखिए Q बराबर ये हो गया, और देखिए ये देखिए आपको कुछ जो है ना कूलम यानी कि आवेश का कुछ और मात्रक बता देते हैं जो यूज होता है। जैसे कि आप लोग माइक्रो का नाम सुने होंगे, 1 माइक्रो कूलम, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। और सी तो समझ ही रहे, और बड़ा लिखते हैं, क्या आप लोग को समझ में आया? तो इसको नोट कीजिएगा, कुछ मात्रक आप लोग को याद आया तो बता देते हैं, क्योंकि यूज होता है, ठीक है ना ये सब। तो देखिए 1 माइक्रो कूलम, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और 1 MC यानी कि मिली कूलम, इसको क्या बोलते हैं? मिली। 1 मिली कूलम बराबर 10⁻⁻3 कूलम। और एक हमारा और है 1 NC मतलब 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलम, नैनो, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको नोट कीजिएगा तो फटाफट। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, माइक्रो। और 1 MC यानी 1 मिली कूलम बराबर 10⁻⁻3 कूलम। और 1 NC मतलब 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलम। ये तीन आप लोग नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था, सुनिए इधर, क्वेश्चन जो हमारा था वो क्या था कि 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और हमको n का मान बताना था। तो n बराबर होता है Q बटा A। Q का मान 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, ठीक है। और हमारा E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। और देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा, अब 45/16, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक प्रकृति संख्या आएगा ही नहीं, एक तो परमेय संख्या हो गया। परमेय संख्या था, हालांकि 4 भी है, लेकिन उस पर हम बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम सिंपल सा बात करेंगे कि 45/16 एक प्रकृति संख्या नहीं है, एक प्रकृति संख्या को बिलोंग नहीं करेगी, तो इसलिए ये भी आवेश नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा, जिसमें Q बराबर NE का फॉर्मूला बताएं। Q बराबर आवेश होता है, और N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और E है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो 3-4 एग्जाम्पल भी कराएं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कूलम के नियम पर। कूलम का नियम बोर्ड में आता है क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा। इसका डेफिनेशन जो लिखाएंगे आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। और इसका डेफिनेशन और साथ में इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, और डेफिनेशन लिख के फॉर्मूला आपका नंबर 3-4 नंबर ऐसे आ जाएगा पॉकेट में, ठीक है। तो कूलम का नियम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कूलम का नियम यानी लॉ ऑफ कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट थे, कूलम, इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। अब सुनिए, कूलम का नियम जो है वो F बराबर फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर,
यानी कि इस तरीके से होता है। जैसे कि आप लोग देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे ना 9th क्लास में, F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल G m1m2 बटा r स्क्वायर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे F बराबर G m1m2 बटा r स्क्वायर। वहीं पर हम लोग को आज पढ़ना है कि F बराबर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। काफ़ी सिमिलर है। देखिए G का मान उस वक्त क्या था, तो 6, उस वक्त आज भी इसका यही मान है। तो उस समय आप लोग क्या पढ़े थे, 6.67 10 पर पावर माइनस कितना 12, 10 पर पावर माइनस 11, सॉरी 11, 10 पर पावर माइनस 11। और इसका जो होगा आपका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, यानी कि केजी स्क्वायर, केजी माइनस में हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया G का मान, ठीक है। और इसका K का मान अभी बात करेंगे। तो देखिए होता है क्या, देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि G का मान जो है 6.67 और 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है, या KG-2 भी बोल सकते हैं या बाई KG2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सुनिए हम लोग बात कर रहे थे कि ये दो फॉर्मूला जो है ना काफ़ी सिमिलर है। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं Q1, इसमें जो होता था कि एक m1 मास है, m1 मास मतलब समझ रहे, एक m1 मान का द्रव्यमान का एक वस्तु है, एक m2 द्रव्यमान का दूसरी वस्तु है, ठीक है ना। और इनके बीच का जो दूरी है r है, ठीक है ना। आप लोग 9 क्लास में जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिकैप करा दे रहे हैं, रिवाइज। तो एक m1 मास का एक वस्तु है, एक दूसरी m2 मास का वस्तु है, और उनके बीच का जो दूरी है वो r है। तो होता था क्या कि जैसे बोर्ड पर समझाते हैं कि F जो होता है प्रोपोर्शनल हो जाता था m1 और m2 के गुणनफल के, यानी दो मासों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था, और प्लस में उसका जो है व्युत्क्रमानुपाती, यानी उनके बीच की जो दूरी थी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था बल। और इसी के दोनों को मिलाकर F बराबर G आ जाता था m1, यानी कि इस प्रोपोर्शनल मतलब कि अनुक्रमानुपाती जो है प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए G का यूज किया जाता था कांस्टेंट को, ठीक है ना। ये m1 m2 बाई r स्क्वायर हो गया और यही हमारा फॉर्मूला बन जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा 9 क्लास की बात। लेकिन हम टेंथ नहीं, हम लोग पढ़ने वाले 12th क्लास में F बराबर K Q1 Q2 r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक एक करके समझाते हैं। तो सुनिए, जब हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ लिए Q1 और एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं Q2, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है हमारा कितना है, r है। इनके बीच की जो दूरी है, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है r है हमारा, एक Q1 आवेश की वस्तु है और एक Q2 आवेश की वस्तु है। और ये जो बल जो लगता है ना किसी दो पॉइंट पर लगता है, ठीक है ना, हमेशा दो पॉइंट पर, पॉइंट A पॉइंट B, हमेशा पॉइंट पर ही लगेगा, एक बिंदु पर पॉइंट लगे, एक बिंदु पर ये बल लगेगा, दो कोई बिंदु हो उस पर ये बल लगेगा, ठीक है ना। तो ये बिंदु के लिए ही सही है, ठीक है ना। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो Q1 चार्ज का आवेश का एक वस्तु है, एक Q2 चार्ज का दूसरी वस्तु है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि दो आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, यानी कि दो आवेशों, इसका कूलम का नियम नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पहले लिख देते इसका थोड़ा सा, ये दो आवेशों के गुणनफल दो आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, यहाँ तो लिखा है अभी नहीं, दो आवेशों, यहाँ बल बराबर कर देते, ठीक है ना, बल बराबर दो आवेशों, या फिर कूलम बल बेस्ट रहेगा, कूलम बल एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है ना। तो दो आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, दो आवेशों के
गुणनफल के अनुकर्मानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, ये हो गया। और Q1 Q2 गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो बल जो होगा, कूलम बल जो है हमारा क्या है, F जो प्रोपोर्शनल होगा, यही कर रहा है, दो आवेश Q1 Q2 उसका गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणनफल का अनुकर्मानुपाती प्लस दो उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल 1/, उनके बीच की दूरी r है तो ये हो गया उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, अब इसको जो है दोनों को मिला देते हैं, तो F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनलिटी को जो है हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, F बराबर पहले देखिए आप लोग यहाँ नोट कीजिए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है तो यहाँ लिखने का जगह नहीं है। तो पहले आप लोग इतना नोट कीजिए कि कूलम का नियम डैश कूलम बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है तो कूलम बल भी एक सदिश राशि ही होगा। दो आवेशों के गुणनफल का अनुकर्मानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 प्रोपोर्शनल यानी अनुकर्मानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसको वर्ग किया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्स, मतलब अनुकर्मानुपाती का उल्टा होता है, मतलब इन्वर्स कर दिए F प्रोपोर्शनल 1/r²। और ये दोनों को जब समीकरण को मिलाएंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² होगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इतना आप लोग याद रखिए और फिर इसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए आगे इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि F प्रोपोर्शनल था क्या, Q1 Q2/r²। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग K का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, K Q1 Q2/r²। अब K का मान कितना होता है, तो K का जो मान होता है हमारा, K का मान होता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर² बाई कूलम -2, ठीक है। ये हो गया हमारा K का वैल्यू। अब देखिए इसका SI मात्रा कैसे आया, तो यहाँ F का न्यूटन होगा ना, ये F का क्या होगा, न्यूटन, और ये जो मीटर² है, R दूरी का तो मीटर ही होता है, तो मीटर² जब इधर आएगा तो न्यूटन मीटर² हो जाएगा, और इसका भी कूलम, इसका भी कूलम। जैसे देखिए इसका यूनिट कैसे आया ये बताते हैं आप लोग को, इसका यूनिट कैसे आया K का, तो देखिए F बराबर हमारा क्या है, तो K Q1 Q2/r²। हमारा K का SI मात्रक निकालना है, तो F बराबर हो जाएगा r² बाई Q1 Q2। अब देखिए यही हो जाएगा K बराबर, तो K F का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, R क्या है, एक दूरी है, तो दूरी का क्या होता है, मीटर, तो मीटर² हो जाएगा, और C का Q1 का भी कूलम और Q2 का भी कूलम, तो K बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर² बाई कूलम²। यही हो गया हमारा, और कूलम² को ऊपर ले जाएंगे तो -2 में जाता है ना ऊपर, ये तो आप लोग को पता होगा, घातांक एवं घात में पढ़े होंगे। तो देखिए K का मान हमारा ये होता है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा कूलम का नियम। प्लस में सुनिए, कूलम के नियम में K बराबर होता है 1/4πε0, 1/4πε0। ε0 का वैल्यू होता है क्या, ε0 का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12। अब देखिए इसका SI यूनिट क्या होगा, तो हमारा जो F बराबर होता है K Q1 Q2/r²। अब F K का मान हमारा K बराबर कितना बोल रहा है, K बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हमको किसका निकालना है, ε0 का, तो ε0 बराबर हो जाएगा F, ये 4π तो कांस्टेंट है तो इसको हटा देंगे, F r² इधर जाएगा, या फिर ε0 का ही इधर लाते हैं। और देखिए
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और एफ भी नीचे आ जाएगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, ये कूलम, कूलम का क्या, कूलम, इसका Q2 का भी कूलम, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1, यानी हो गया इसका जो यूनिट वो क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1। ये हो गया हमारा क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इधर आया, एफ नीचे चला गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो कूलम 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 स्क्वायर मीटर -2 और n -1। तो सिंपल सा बात हम लोग को याद रखना है कि कूलम का नियम में हमको F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप लोग को बता दिए कि K बराबर और आगे बढ़े तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये K का मान तो यहाँ तक हो गया, हमारा ख़त्म था यही कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K का मान जो होता है मतलब 9 × 10⁹ और क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाई कूलम स्क्वायर। ये हो गया हमारा, यहीं तक कूलम का नियम खत्म। बस कूलम का डिफिनेशन लिखा है, कूलम का नियम क्या होता है उसका डिफिनेशन। लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताती है कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू ये होता है, और अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और 4 और पाई का मान 3.14 होता है ना, तो इसको अगर सबका मल्टीप्लाई करें तो K बराबर इतना ही आएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू और 4 पाई सबको सॉल्व करें तो K का मान जो आएगा इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये बताएं आपको, तो इतना आप लोग नोट कीजिएगा। अब लिखा देते हैं कि कूलम का नियम जो है वो कहते किसको, उसका परिभाषा डिफिनेशन। ठीक है, इसका नोट कीजिएगा और देखिए लिखते हैं। तो कूलम का नियम में जब दो आवेश, बल दो आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती गुरुत्वाकर्षण नहीं बल होता है। अब तो लिखिए दो आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कूलम बल होता है। दो आवेशों के बीच गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कूलम बल होता है। जहाँ F बराबर हमारा लिख दीजिएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K का मान जो हमारा होता है K का मान 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2, ये हमारा K का मान होता है। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल इस पर कराते हैं आप लोग को। जैसे देखिए इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पर ले तो हमारा जो है Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम लेते हैं, तो इसमें और इसके बीच का दूरी भी जो है R भी जो है 1 मीटर है। ठीक है, तो आप लोग हमको बताइए कि इसके बीच कितना बल लगेगा, सॉल्व कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का मान कितना है, तो 9 × 10⁹, ये हमारा क्या था, K का मान था, कांस्टेंट है, और Q1 का 1 कूलम दिया है और Q2 का भी 1 ही कूलम दिया है, और उनके बीच का दूरी जो है 1 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो ख़त्म, 9 × 10⁹ न्यूटन, और बल फोर्स का जो है सही मात्रक होता है न्यूटन,
इस तरीके का न्यूमेरिकल आप लोग समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा फिल कीजिए इस फॉर्मूला को, इसीलिए आप लोग को बताएं। तो ये हो गया। अब देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग और सुनिए। अगला क्वेश्चन जो लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो दो इलेक्ट्रॉन लेना है, एक इलेक्ट्रॉन ये, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो आप लोग बताइए कि कितना फोर्स लगेगा, यानी बल कितना लगेगा। तो सॉल्यूशन हमारा जो है F बराबर होता है कितना, K Q1 Q2/r²। अब सुनिए K की मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁹ और 2 बार है तो इसी को स्क्वायर कर देना, क्योंकि Q1 का भी मान यही आएगा और Q2 दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो Q1 का मान भी यही आएगा और Q2 का भी मान यही आएगा। तो स्क्वायर कर दिया, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो 1 मीटर का स्क्वायर लिख दिया। सिंपल सा देखिए कि क्या किए, K का मान होता है 9 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो 1.6 × 10⁻⁻19 और दो इलेक्ट्रॉन लिए तो इसी बार उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा उसका स्क्वायर कर देते हैं, वही किए हैं। और उनके बीच की दूरी हमको क्या दिया हुआ 1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻⁹, 1.6 × 1.6, 10⁻⁻19 दूनी 38। अब सुनिए इसका क्या हो जाएगा, तो 9 × 2 2.56 और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁹ -38, यानी कि 9 × 10 2.56 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻8 चला गया तो 29, 30 38, ठीक है ना। तो 10⁻⁻29 न्यूटन। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 9 × 2.56 इसको गुना करके जो आएगा और इतना 10⁻⁻29 न्यूटन तो लिख ही दिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आज हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर किए, तो आज हम लोग टॉपिक कवर किए, पहला था आवेशों की योज्यता, फिर आवेशों की योज्यता को जोड़ने के लिए आप लोगों को बताएं, फिर आवेशों को वैद्युत आवेश का सिद्धांत बताएं, संरक्षण सिद्धांत, और फिर आवेशों को क्वांटमीकरण बताएं, फिर कूलम का नियम बताएं लास्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट था, यानी कि दो आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपात, यानी दो आवेश को मल्टीप्लाई करना है तथा उनके बीच का जो दूरी है उसको वर्ग करके यानी कि स्क्वायर करके उसको क्या करना है व्युत्क्रमानुपाती रखना है, व्युत्क्रमानुपाती, और एक कांस्टेंट लगाना है K, जिसका K का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वो बाई कूलम स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक था। और K बराबर वही था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए थे 8.854, ठीक है। और क्या था 10⁻⁻12, और उसका भी ऐसा यूनिट आप लोग को बता ही दिए थे। तो आज का क्लास यहीं पर अंत करते हैं, हम लोग मिलेंगे लेक्चर 4 में आगे वाला टॉपिक को लेकर। तो आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं क्लास, ठीक है। एंजॉय कीजिए लेक्चर को और नोट कर लीजिएगा ये सब, ठीक है।